वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हॉट सीट के साथ मैं हूं मीरा सुलहरी। तो आज हम बात करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से कि हुकूमत पाकिस्तान बिजनेस कम्युनिटी को कैसे एतमाद में ले सकती है, क्योंकि जो कहते हैं ना कि एक घर के अंदर कोई फर्द होता है जो अच्छा कमाता होता है, जिसने पूरे घर की कमांड जो है खुद संभाल रखी होती है, पूरे घर का बोझ अपने कंधों पर लिया होता है, तो जाहिर सी बात है उस चीज़ को किस तरह से हम अहमियत देते हैं उनको। और साथ ही साथ अगर ये बात हम देखें कि हमारे मुल्क में जितने बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं, क्या हुकूमत पाकिस्तान उनसे फ़ायदा नहीं ले सकती? अगर कोविड के मामलात को देखा जाए तो हालात बहुत ज़्यादा ख़राब दिखाई दिए, बिजनेस कम्युनिटी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। बिजनेस कम्युनिटी कहती है कि हुकूमत को चाहिए था कि हम लोगों से कुछ मुशावरत करके चलती तो शायद हालात बेहतर होते। और अगर एक तरफ ताजरों को भी देखा जाए तो ताजर भी सरापा एहतजाज दिखाई दिए कि हुकूमत बगैर पूछे समझे, बगैर मुशावरत किए लॉकडाउन लगा देती है, और फिर उससे हम लोगों को कितना नुकसान होता है तो इसका कोई इजाला नहीं कर सकता। इस हवाले से बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डायरेक्टर ऑफ बोर्ड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इलियास मजीद शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त के लिए। शेख साहब, क्या कहेंगे कि बिजनेस कम्युनिटी को एतमाद में हुकूमत पाकिस्तान किस तरह से ले सकती है? बहुत शुक्रिया आपका। एक्चुअली गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पाकिस्तान के चैम्बर्स हैं उनको नुमाइंदों को, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं उनको मुशावरत लेनी चाहिए। लेकिन इस मुल्क की बात किस्मती कह लें कि यहाँ ऐसा कोई ट्रेंड नहीं है, बहुत गैप है बिजनेसमैनों में, ब्यूरोक्रेसी में बहुत गैप है। दोनों को मिलके चलना चाहिए और इससे हालात बेहतर होंगे। जब देखें ना बिजनेस बढ़ेगा, बेरोजगारी खत्म होगी, इंडस्ट्री लगेगी। तो इसमें थोड़ा सा मैं समझता हूँ कि ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है ये इनको शायद इल्म की कमी है, इनके जो हमेशा जिससे आपने रेवेन्यू इकट्ठा करना है उन बिजनेसमैनों को, बिजनेस को पर्सन को आपको इत्मीनान में लेके बड़े सुकून के साथ चलना चाहिए। यहाँ मैं बात करूंगा चाइना की। चाइना सुपर पावर बन गया ओनली इन बिजनेस, इंडस्ट्री की वजह से आज वो चाइना सुपर पावर है। आप देखें कि उसकी तरक्की का जो एक उनकी बेस थी वो इस तरह थी कि उनको 40 साल पीछे चले जाए ना तो वो उनका प्रेसिडेंट उस एक दिन, एक माह के अंदर एक दिन सुबह नाश्ते से लेकर डिनर तक उनके साथ गुजारता था। वही ब्यूरोक्रेसी होती थी और डिफरेंट ग्रुप आते थे बिजनेसमैनों के, उनके मसाइल सुनते थे, वही ऑर्डर होता था, वही उसके अमल दर्मन शुरू हो जाता था और वहां से ही उनकी तरक्की शुरू हुई। और आज चाइना हर शोबे में नंबर 1 क्यों कैसे बन गया? यही पॉलिसी। हमारे यहाँ कोई ट्रेंड ऐसा है ही नहीं है। यानी कि मैं खुद चौंके चैम्बर और चैम्बर में हूँ, तो जो मिनिस्टर साहब होते हैं वो शायद हमें साल में या 2 साल में टाइम देते हैं, हमारे चैम्बर में आते हैं सिर्फ फोटो सेक्शन के लिए। कोई पॉलिसी नहीं बनती, कुछ इत्मीनान में नहीं लिया जाता। हालांकि लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैम्बर है। ये इस वाले से हम चैम्बर बड़ा कहते हैं जिसके मेंबर ज्यादा हों। तो हमारे चैम्बर के जो मेंबर्स हैं लाहौर से, कराची से ज्यादा हैं, बड़ा है। तो इसमें चाहिए गवर्नमेंट को कि हमारे जितने चैम्बर हैं उनके तमाम प्रेसिडेंट की कमेटी बना के उनके साथ जो वजारत है वो उनके साथ बैठ के मुशावरत से ऐसी पॉलिसी बनाए। और यहाँ आप कहते हैं कि आपका रेवेन्यू और ज्यादा बढ़ जाएगा। हमें एक मसाइल नहीं होता, यानी कि अगर कोई हमें काम होता तो ब्यूरोक्रेसी को ये होता है कि मैं क्यों करूं। हम उस वक्त जाते हैं, भाई देखो हमने सैंपल बाहर भिजवाने हैं, इसको जल्दी भिजवा दें, तो लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता। उनका इंटरेस्ट होता है कि हमें क्या आ रहा है। हमें मुराद ये कि अब मैं समझता हूँ इस वक्त जितने इदारे हैं, पुलिस ले ले, वापडा ले ले, कोई ले ले, सब ने अपना अपना कारोबार शुरू किया हुआ है पैसे खाने के लिए। यानी कि अपने 5 रुपए लेने के लिए गवर्नमेंट का 1000 रुपए का नुकसान कर देते हैं। जो टाइम है, टाइम इज मनी, यानी कि टाइम आपका जो है ना वो इतना ज़ाया किया जाता है कि बिजनेसमैन खुद पीछे हट जाता है, या मैं किस चक्कर में पड़ गया। पूरी दुनिया में बिजनेसमैनों को एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, वेलकम किया जाता है। उनको नेशनलिटीज ऑफर की जा रही है कि आप आए हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। जाहिर है एक बिजनेसमैन जाके एक मामूली सी शॉप भी अगर वहां खोलेगा तो 8-10 मुलाजम तो रखेगा ना, 8-10 लोगों की रोजगारी तो शुरू होगी ना। ऐसा यहाँ कोई नहीं चक्कर नजर आ रहा है, ना कोई ऐसा हमें कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई
संजीदगी पान का मुजाहरा किया जाता है। शेख साहब अब देखें कि जिस तरह अब कोविड के मामलात घुस रहे हैं, कोविड के मामलात में भी बड़े हालात खराब रहे और अच्छे अच्छे बिजनेस टाइकॉन्स जो हैं वो भी कहते हैं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। तो आपको क्या लगता है कि जाहिर सी बात है आप भी एक बिजनेसमैन हैं, और आपको क्या लगता है कि इस मामलात के अंदर लोगों के हालात काफी ज्यादा डाउन हुए? क्योंकि जब पहली वेव आई थी, जब उसके अंदर लॉकडाउन लगाया गया था, जितनी जमा पूंजी थी उसके अंदर यूज हो गई। फिर सेकंड और थर्ड वेव के अंदर काफी हालात, थर्ड के अंदर लोगों के हालात काफी खराब दिखाई दिए थे। मगर कुछ हुकूमती नुमाइंदों को ये कहते सुना है कि आप देखें कि सड़कों पर अप्लाइड फॉर गाड़ियां भी चल रही हैं, और ये लोग कहते हैं कि हमारे बिजनेस नहीं है, और इनके पास फिर पैसा कहाँ से आता है गाड़ियां लेने का? ऐसा है कि एक तो कह लें कि अल्लाह ताला की खास मदद हाल शामिल रही पाकिस्तानियों में, खास कर कि हमें इस बगैर ज़्यादा तको दौर से हम इस मसले से बाहर निकले हैं। बिल्कुल, मैं कहता हूँ ये सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ से है। आप बाकी देख ही ले कि हमने कौन से कितना अमल किया है, हमने क्या हमने इसमें मामला में क्या कुछ हमने किया, जो हमने अमल किया वो इतना ख़ास नहीं है जितना अल्लाह ताला ने हमें रहमत दी, और हम अल्लाह का शुक्र है इस मसले से बाहर निकले हैं, इसमें हमें खुशी है। सेकेंडरी बिजनेस की जाहिर है एक मसला इंटरनेशनल था, पूरी दुनिया के साथ आया था, वो सब ने बर्दाश्त किया, लेकिन ये कि हम अच्छी पॉलिसी बना के गवर्नमेंट की तरफ से तो इसे और बेहतर हो सकते हैं। बिल्कुल जी। अच्छा एक साहब, हम इसको बेहतरी की तरफ किस तरह से लेकर आ सकते हैं? क्योंकि अगर एक बिजनेस कम्युनिटी को देखा जाए तो जो है रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है एक मईशियत के लिए, जो बिजनेस कम्युनिटी है आपकी एक मुल्क की। मैं समझता हूँ कि जैसे चाइना ने एक माह में एक दिन जी उसके प्राइम मिनिस्टर ने या प्रेसिडेंट ने सिर्फ बिजनेसमैनों के लिए मुकर्रर किया हुआ था, होता था कि वो नाश्ते से लेकर डिनर तक डिफरेंट लोगों के ग्रुप आते थे, उनकी बातें सुनता था, उसी वहीं ऑर्डर दिए जाते थे। इसी तरह यहाँ भी साल में 12 दिन मांगते हैं, ठीक है, 12 दिन अगर दे दें बिजनेस कम्युनिटी को और उनके हर शोबे से, और देखिएगा कि मुल्क कितनी तरक्की करता है, क्योंकि मसाइल हल नहीं होते, मसाइल जो है ना वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हम 22 करोड़ की आबादी का मुल्क बन गए हैं, हमारी एक बहुत बड़ी मार्केट है, हमें इसमें देखिए अगर हम इसको हैंडल नहीं करेंगे तो हर चीज की जड़ है ना वो ये है कि बिजनेस को प्रमोट किया जाए। जी। बिजनेस प्रमोट होगा, आपकी बेरोजगारी खत्म होगी, क्राइम रेशो कम होगी, लोग मसरूफ होंगे, लोगों को पैसा जब मिलेगा, तो इसमें बेस जो है ना वो बिजनेस है। बिजनेस के लिए अच्छी पॉलिसी, बिजनेस के लिए रेवेन्यू इकट्ठा करना कोई मुश्किल नहीं है। जाहिर है बिजनेस चलेगा, लोग खुशी खुशी टैक्स भी देंगे और लोगों को इस बात पे भी चाहिए कि जब बिजनेसमैनों को इत्मीनान में लेंगे, उनको रिस्पेक्ट दी जाएगी, लोगों के अंदर एक इंस्पेक्टर का डर खौफ है उससे बाहर निकलेंगे। क्योंकि यहाँ यही होता है कि मार्केट में बिजनेस जो आप कह लें कि जो हमारे अदारे हैं या इनके जो लोग हैं टैक्स वाले भी, ये तो बिजनेस कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं, ये अपनी जेब के लिए आते हैं, हमें क्या मिल रहा है वो इकट्ठा करते हैं, हमसे खुश रहते हैं और मिसगाइड करते हैं। जी शेख साहब, एक बिजनेसमैन जो है, आपको क्या लगता है कि जितने बिजनेसमैन से आपका काफी इंटरेक्शन रहता है, क्या वो टैक्स पे करते हैं प्रॉपर तरीके से? मैं ना एक बात अपनी टैक्स की बात की, मुझे मुस्कुराने को भी देर चाह रहा है जी कि हमारे यहाँ आज से 4 साल पहले सिर्फ 22 करोड़ की आबादी में 7,93,000 समथिंग थे टैक्स पेयर, ओनली 7 लाख, जिनमें से 2-2.5 लाख तो आपका वो तनख्वाहदार तबका निकल गया जो इससे ऑटोमेटिक उसकी तनख्वाह में कटौती होनी है। जैसे आई ऑफिशियल हैं, आर्मी के ऑफिशियल, उनकी ऑटोमेटिक कटौती होती है। बाकी क्या बचा आपका 22 करोड़ में? 3-4 लाख, 3-3.5 लाख। बिल्कुल। अब ये थोड़ा सा करके इन्होंने 14 लाख तक ले आए हैं। तो मैं एक बात करता हूँ कि हम जिनको बद्दू बोलते हैं दुबई वालों को, जब आप एक आदमी कमर्शियल मीटर अप्लाई करता है उसी वक्त उसका एनटीएन जनरेट हो जाना चाहिए जी। आप देखिएगा आपका दिनों में करोड़ से ऊपर चला जाएगा जी। भाई एक आदमी जब अपनी शॉप खोल रहा है तो जाहिर है वो शॉप खोल रहा है बिजनेस के लिए, तो ये छोटी से छोटी शॉप खोलने के लिए भी वहाँ जब कमर्शियल मीटर एक्टिविटीज आती है उसी वक्त उसका टैक्स नंबर आ जाए, एनटीएन नंबर उसका जनरेट हो जाए, तो मैं कहता हूँ कि यह तादाद करोड़ों में जा सकती है। तो हमारी ब्यूरोक्रेसी को इस पॉइंट पे क्यों गौर करना नहीं आता, क्यों नहीं सोचते, क्यों नहीं इसके ऊपर अमल करते? क्या ये मुश्किल काम है? तो आए आप देखें जब हम क्या कर रहे हैं, हम जो मखसूस तबका मुहब्बे वतन टैक्स दे रहा है, हम उसी के ऊपर ही चल रहे हैं, उसी के ऊपर उसको निचोड़ रहे हैं, मैक्सिमम निचोड़ रहे हैं। बिल्कुल कतरा कतरा बन के दरिया बनता है। जो मेरी ये तजवीज मैं दे रहा हूँ कि आप जो भी शख्स
जब बिजनेस एक्टिविटी में आता है, शॉप खोलता है, फैक्ट्री खोलता है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी करता है, तो उसी वक्त उसका टैक्स NTN नंबर जनरेट हो जाना चाहिए, ताकि टैक्स नेटवर्क में आ गया तो आपके बेहतरी की तरफ हम चलेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे ही बेहतरी की जानिब जो है हम जा सकते हैं, क्योंकि एक बिजनेसमैन जो है वो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है एक मुल्क की मईशत में। और जिस तरह हम देखते हैं कि कोविड के मामलात गुजरे हैं, उसके अंदर हालात काफ़ी ज़्यादा डगमगाते रहे और कहा यही जाता रहा कि मईशत के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब है। बिजनेस कम्युनिटी के उसके अंदर हमने देखा एक ही जो है सिर्फ यही शिकवा रहा हुकूमत से, एक ही तहफ़्फ़ुज़ात उन्होंने अपने जो है तहफ़्फ़ुज़ शो किया कि हुकूमत जो है हम लोगों से कोई मुशावरत नहीं करती। हुकूमत हमसे मुशावरत क्यों नहीं करती? हुकूमत कोई लॉकडाउन की जानिब जा रही होती, कोई इकदाम उठाने के लिए जा रही होती, तो हम लोगों से मुशावरत अगर करती भी है तो जो बातें हमारे दरमियान तय होती हैं बिल्कुल मुतज़ाद, जब फैसला हुकूमत अपना जारी करती है तो उसके बिल्कुल मुतज़ाद होता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ कराची के शहरियों को बारान रहमत में किसी भी जहमत से बचाने के लिए हुकूमत सिंध की जानिब से तमाम मुताल्लिका महकमों के इश्तराक से मौसम बरसात से 1 महीना पहले ही कराची के तमाम नालों की हंगामी बुनियादों पर सफाई का आगाज। 150 मुकामात पर काम मुकम्मल, मजीद पर काम तेजी से जारी। मुकम्मल तरबियत याफ्ता अमला हैवी मशीनरी के जरिए अब तक 50 लाख क्यूबिक फीट से जायद कचरे की सफाई, मजीद लाखों क्यूबिक फीट कचरे की सफाई का अमल रोजाना की बुनियाद पर जारी, जिसे नालों के अतराफ में फेंके जाने के बजाय डायरेक्ट जाम चाकरों और गोंद पास की डंपिंग साइट्स पर मुनासिब और महफूज तरीके से ठिकाने लगाया जा रहा है। नालों की सफाई का यह अमल मौसम बरसात के इख्तिताम तक रोजाना की बुनियाद पर जारी रहेगा। गलियों और नालों में फेंका जाने वाला कचरा ही पानी की निकासी को रोकता है। हुकूमत सिंध शहरियों की सहूलत के लिए सफाई में दिन रात मसरूफ अमल है। बहैसियत जिम्मेदार शहरी आपका भी फर्ज है कि कचरे को जगह जगह या नालों में फेंकने के बजाय मुनासिब तरीके से ठिकाने लगाएं। ये शहर आपका है, इसे साफ रखने में हुकूमत सिंध का साथ दें। आपका ताउन शहर को साफ रखने में मुआविन। हुकूमत सिंध। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। और जैसे कि हमारे से स्टूडियो में इलास मजीद शेख साहब मौजूद है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से भी बात करते हैं और इमरान खान साहब कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब, के ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं, आपको क्या लगता है कि ओवरसीज़ के तो फिर भी मसाइल चल रहे हैं? ओवरसीज़ हमें बहुत इत्तेफाक होता है बाहर जाने का जी, और हमें चूँकि लाहौर चैम्बर के डेलीगेशन जाते हैं तो सबसे ज़्यादा जो खुशी फील करते हैं हमारे ओवरसीज फील करते हैं जब हम बाहर जाते हैं उनके पास। उनका एक ही हमसे एक मुतालबा होता है, कहते हैं जी हमें वहाँ सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर दे दें, और सेकंड ऐसा हमारे जो मसाइल हैं, हमारे जो प्रॉपर्टी हमारी वहाँ पाकिस्तानी में पड़ी हुई है, हमारे अपने रिश्तेदार भतीजे या पांजे या छोटे भाई वगैरह कब्जा कर लेते हैं। वो जब हम वहाँ जाते हैं, वहाँ का कल्चर देखते हैं, तो हम वहाँ 6 महीने 4 महीने जाके कभी पटवारी के पास, कभी SHO के पास जाते हैं, तो हम फिर थक के वापस आ जाते हैं, जिस वजह से हम डिस्करेज हैं। बिल्कुल, हमें चाहिए कि हमें देखें, वो हमारे घर के बंदे हैं, वो हमसे ज़्यादा पाकिस्तान के ज़्यादा मुहब्बे वतन हैं, और आप उनका जब हम देखते हैं, उनकी जो मसला ये वाला मैं आपको बात की, वो हमें चाहिए कि हम उनको हम इज्जत दें जी। हम एयरपोर्ट के ऊपर जो हमारे 3-4 बड़े एयरपोर्ट हैं, उनके ऊपर काउंटर बनाओ हो, और वहाँ काउंटर में वही उनकी कंप्लेन रजिस्टर की जाए, 3 माह में उनका फैसला किया जाए, मैक्सिमम 6 माह। वो आपसे क्या मांगते हैं? इंसाफ मांगते हैं ना। क्या हम उनको इंसाफ भी नहीं दे सकते? क्या हम उनको
ان کی جو ان کا حق بنتا ہے, جو ان کے یہاں پراپرٹی پڑی ہوئی ہے, کہ جہاں ان کے مسائل ہے حل کریں. ہمیں اس میں کیا مسئلہ ہے جو ہم چھوٹے سے مسئلے کو اتنا بڑا لے کے چلے جاتے ہیں. ابھی چونکہ میں کنوینر بھی ہوں لاہور چیمبر آف کامرس میں اوورسیز پاکستانی کے حوالے سے, تو ہم نے ایک پروپوزل دی ہے کہ لاہور چیمبر میں بھی ایک ون ونڈو آپریشن کے لیے یہاں جو وزارت داخلہ کے متحد ہو, ڈائریکٹ اس کو وزارت داخلہ دیکھ رہا ہو, ان کی ون ونڈو آپریشن کریں. ہم باتیں کرتے ہیں, کام نہیں کرتے. آپ دیکھیے گا کہ ہمیں کسی کو دیکھنے کی, کسی کو انویسٹمنٹ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہمارے پاکستانی بھائی اوورسیز وہ بہت زیادہ پیسے انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ان کے لیے جتنے انڈسٹریل زون بن رہے ہیں پاکستان میں, ان میں ان کا حصہ رکھا جائے اور ان کو کہا جائے کہ یہاں آپ کا یہ ہے, ان کو ویلکم کیا جائے. ہم دیکھیں جب اپنا پرنس آیا تھا یہ سعودیہ کا, ہم نے اس کو کتنا پروٹوکول دیا. بالکل. آپ اس سے صرف 5% پاکستانی کو دے دیں, ان کو اسپیشل کارڈ دے دیں, ان کے مسائل سنے جائیں, اور ایک ایس ایس پی لیول کا بندہ اس کی کمپلین سنے. چونکہ جو ہمارا کلچر ہے ٹھانے کا, وہ تو آپ چھوڑ دیں نا, سب کو پتا اس کا کیا ہوتا ہے. وہ دیکھتے ہیں بندے کی چال دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ پیسے کتنے دے گا, ہماری جیب میں کیا ڈالے گا. ہمیں وہ یہ خوشی فیل کرتے ہیں کہ پارٹی کتنی بڑی آئی ہے. ان کو یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا کہ ہم ان کو انصاف دیں, ہمارا پاکستانی بھائی آیا. نو, کوئی چکر نہیں ایسا. ہمیں یہ چاہیے کہ ان کے لیے کمپلین سیل زیادہ بنائیں, ان کو رسپیکٹ دیں, اور پھر دیکھیے گا. سیکنڈلی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے اوورسیز پاکستانی باہر 60 سال کی عمر پہنچتے ہیں, وہ وہاں تو ٹائکون بن چکے ہوتے ہیں. وہ دل سے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم کو پاکستان کے لیے کچھ کریں. ان کے جذبات ہم سے زیادہ ہے, چونکہ دور رہتے ہیں تو اس حوالے سے وہ پاکستان کو زیادہ اپلائی کرتے ہیں. اس حوالے سے ہمیں ان کو بالکل پروٹوکول, ان کے مسائل اور ان کے جو کورٹ کے فیصلے ہیں وہ جلدی کوئی کرنا چاہیے. جب نئی گورنمنٹ آئی, میری فرق نسیم سے 1-to-1 میٹنگ ہوئی لنچ کے اوپر. میں نے ان کو یہی پرپوزل دی کہ جناب وزیر قانون صاحب آپ یہ لوگوں کیوں مسائل حل نہیں کرتے, انہیں اوورسیز کو کریں. میرے ساتھ انہوں نے وعدہ کیا فرق نسیم صاحب وزیر لا کہ جناب ہم اوورسیز کے لیے یہ کورس بنائیں گے. بہت اچھی تجویز, کلیپنگ ہوئی, بات بہت اچھا. پھر خاموشی. اس بات کو بھی 2.5 سال گزر گئے. تو یہ ہے اوورسیز کا. پھر آپ دیکھیے گا کتنا اچھا رسپانس ملتا ہے, کتنی سرمایہ کاری پاکستان ہوتی ہے. شیخ صاحب دیکھیں کہ جس طرح آپ کا بھی جو ہے پراپرٹی کا آپ کا بھی رہتا ہے کام بیچ میں, شیخ صاحب عموماً جو اوورسیز پاکستانی ان کی ایک کمپلین رہتی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اگر پاکستان میں کوئی زمین وغیرہ لیتے ہیں تو ان کے پلاٹوں پہ جو ہے قبضہ کر لیا جاتا ہے, اور وہ پھر اس وجہ سے خاموشی ساتھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا ہم اتنا پیسہ لگا کے وہاں سے یہاں پہ آئے, اب کیا کر سکتے ہیں, جو ہے جس طرح چل رہا ہے اب چلتا رہے. تو اس کے لیے بتائیے گا کہ اس کے لیے کیا. دیکھیں جو سوسائٹیز ہے نا, جیسے پاکستان کی ایک اچھی سوسائٹیز ہے, ان میں ایسی شکایت نہیں ہوتی. یہ جو پرائیویٹ لینڈ لیتے ہیں نا باہر, ہاں اس میں مسائل ہوتے ہیں ان کے, لیکن یہ سوسائٹیز کے اندر جو ہے نا یہ نیٹ اینڈ کلین کام ہوتا ہے. لیکن ڈیولپر بھی جو ہے نا وہ بڑی گہری آنکھ رکھ کے بیٹھتا اوورسیز کے اوپر, اس کو ہم نے کیسے میکسیمم لوٹنا ہے. اس کو لیتا ڈالروں میں پیمنٹ لیتا, کس سے دیتا, وہی سہولتیں ہیں جو آلریڈی پاکستانی کو مل رہی ہوتی ہے, اور اس کو زیادہ پیسے دیتا ہوتا ہے. یہ اوورسیز بلاک ہے. اوورسیز کہہ کے بلاک کو جب ہم یہ کریں گے ہوتا کچھ بھی نہیں, پیسے اسے ڈبل لے لیتا ہے. اور دوسرا نا, ہمیں یہ جو سوسائٹیز ہیں ان کے اوپر بھی چیک کا بیلنس کوئی نہیں ہے. کوئی بھی ڈیولپر 2.5 سال کا کہہ کے 10 سال پوزیشن نہیں دیتا پلاٹ کا, جس کی وجہ سے آ کے پاکستانی بھی ڈسٹرب ہیں, اوورسیز بھی ڈسٹرب ہیں. یہ بھی ہونا تو یہ چاہیے جیسے پوری دنیا میں ہے. بس قسمت اس ملک کی کہہ دیں کہ ہم جتنے بھی وزیر بنتے ہیں, چلے اس میں سے بہت سارے لوگ اچھے بھی ہیں, وہ ایک ہی ٹارگٹ ان کا ہوتا ہے, پروٹوکول لیں اور پیسے اکٹھے کریں. دیکھیں آپ کو وزارت ملی ہے یا آپ کو ذمہ داری ملی ہے, اس کے آنیسٹی کر کے ان کے مسائل حل کریں. جیسے میں اوورسیز کی بات کی کہ 10 سال قبضہ نہیں دیتے اچھی سوسائٹیز والے, اور اوپر سے دیکھو نا یہ چاہیے نا کہ جب وہ اس کے پیسے کمپلیٹ ہوتے ہیں قسطوں کے, اس کو پلاٹ کا قبضہ ملے. اگر لیٹ ہو وہ ڈیولپر کو پابند کیا جائے, اس کو رینٹ دے. جب تک یہ نہیں ہوگا تو ڈیولپر کو بھی کہہ لیں کہ جو ڈیولپر بھی جو ہے نا اپنی گناہ گردی بدماشی کے اوپر ہے کہ اس نے اپنے جی ایم رکھے ہوئے ہیں صرف گالیاں کھانے کے لیے, لوگوں سامنے رہنے لگے. آپ دفتر میں نہیں بیٹھتے, مجھے دکھا دیں کسی ڈیولپر, کسی کمپنی کا ڈیولپر جو ہے نا آپ کو ڈھونڈ کے دکھا دیں مجھے. کسی کمپنی, کسی بھی برانڈ, کسی بھی لے لیں, وہ نہیں بیٹھتے ہی نہیں ہے. وہاں جی ایم رکھے ہوئے ہیں, لوگ جاتے ہیں اپنا وہاں غصہ ٹھنڈا کر کے واپس آ جاتے ہیں,
اور आराम से घर से वो यैशी कर रहे होते जी, हैं। बिल्कुल। ये चीजें हमें नजर रखनी चाहिए, तब मुल्क तरक्की करेगा, तब हम आगे निकलेंगे। जी बिल्कुल, ऐसी चीजें जो है मद्देनजर रखनी चाहिए, फिर ही हमारा मुल्क जो है तरक्की कर सकता है। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। अल्हम्दुलिल्लाह